नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विष्णु शर्मा आपका फिर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, अब जो नेक्स्ट जो अध्याय इसमें हम जो चर्चा कर रहे हैं वह है आपके मेवाड़ रियासत ही चल रही है। और मेवाड़ रियासत में अब हम जो चर्चा करेंगे राणा लाखा के बारे में। राणा लाखा जो है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिएगा मित्रों, अब जो है चर्चा का जो विषय वो है आपके यहाँ पर राणा लाखा। राणा लाखा जो है ये यहाँ पर जो है शासक बनते हैं। राणा लाखा या इनको लक्ष्य सिंह के नाम से जो है पुकारा गया है। लक्ष्य सिंह के नाम से इनको जो है पुकारा गया है। राणा लाखा कह लीजिएगा या लक्ष्य सिंह कह लीजिएगा। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह का जो शासनकाल जो रहा है वह शासनकाल 1382 से स्टार्ट होता है, जो 1421 ईस्वी तक जो है इनका ये शासनकाल रहता है। 1382 से लेकर के 1421 ईस्वी तक जो है इनका ये शासनकाल रहता है। अब देखिएगा मित्रों, सबसे पहली बात तो राणा लाखा जो हैं इनकी बात करें तो ये जो हैं ये क्षेत्र सिंह या खेता सिंह के पुत्र थे। ये किसके? खेता सिंह के पुत्र थे। खेता सिंह जो है खेता सिंह के पुत्र थे। ये जो बात करें तो राणा लाखा जो हैं ये खेता सिंह के जो है ये पुत्र थे। ये राणा लाखा जो हैं ये राइट। ये यहाँ पर शासक बनते हैं और ये यहाँ पर शासक जब बनते हैं तो ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर ये जो है शासक जब बनते हैं राणा लाखा जो है तो इन्होंने कसम खाई थी कि जिसकी वजह से मेरे पिता की मृत्यु हुई है उसको मैं पूर्णतः नष्ट कर दूंगा, ऐसी इन्होंने कसम खाई थी। कहने का मतलब बूंदी का जो तारागढ़ जो था, बूंदी को पूर्णतः जो है एक तरह से नष्ट करने की जो है इन्होंने कसम खा ली थी। तो अब ये क्या होता है कि जैसे ये शासक बनते हैं तो बूंदी जो थी उस बूंदी ने क्या किया कि इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। बूंदी जो है बूंदी ने 1382 ईस्वी में मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर ली थी किसने? ये जो बात करें तो आपके यहाँ पर बूंदी ने स्वतः ही इनके शासनकाल में। देखिएगा इन्होंने कुछ नहीं किया, बूंदी ने पहले ही, क्योंकि वो उस समय जो लाल सिंह जो है मारा गया, लाल सिंह के बाद में कुंभाहाड़ा, तो वो यहाँ पर इस समय ये क्या करते हैं अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो बात करें तो आपके यहाँ पर ये जो रहता है आपके यहाँ पर इनका जो ये जो रहता है यहाँ पर वर्चस्व जो रहता है ये ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इनका अधीनता स्वीकार कर ली जाती है और अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। तो अब यहाँ पर इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी किसने? बूंदी ने। तो बूंदी ने यहाँ पर जो है ये अधीनता स्वीकार कर ली थी मित्रों। तो अब यहाँ पर ये क्या होता है कि बूंदी इनके अधीन हो जाता है। बूंदी इनके अधीन हो जाता है, लेकिन इसने कसम खाई थी क्या कि जिसकी वजह से मेरे पिता की मृत्यु हुई है, जिसकी वजह से मेरे पिता की मृत्यु हुई है उसे मैं पूर्णतः नष्ट कर दूंगा। तो इनके पिता की मृत्यु हुई थी बूंदी के कारण, तो इन्होंने बूंदी को पूर्णतः नष्ट करने की जो है इन्होंने कसम खा ली थी। तो बूंदी को पूर्णतः जो है इन्होंने नष्ट करने की कसम खाई थी, उसको पूरा करना भी था क्योंकि राजा महाराजा थे, कसम के लिए तो मर जाते थे। तो अब इन्होंने क्या किया कि बूंदी ने अधीनता तो स्वीकार कर ली थी, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया कि ये जो है आपके ये यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इन्होंने क्या किया कि ये जो राणा लाखा जो थे इन्होंने बूंदी का जो तारागढ़ है, बूंदी का तारागढ़ जो है, बूंदी जो है बूंदी का जो तारागढ़ जो है इस तारागढ़ के समान, बूंदी का जो तारागढ़ जो है इस बूंदी का तारागढ़ के समान इन्होंने क्या किया कि एक मिट्टी की गढ़ी बनवाई थी। क्या करवाया था? एक मिट्टी की गढ़ी बनवाई थी। मिट्टी की गढ़ी बनवाई थी इन्होंने राइट। और इस मिट्टी की गढ़ी जो है बनवा कर, कहने का मतलब इस तारागढ़ के समान एकदम बिल्कुल उसके जैसा ही मॉडल बनवाया था अपनी कसम को पूरा करने के लिए। और इस मिट्टी की गढ़ी जो है इसको इन्होंने नष्ट करके और अपनी कसम को पूरा किया था। इसको इन्होंने जो है नष्ट करके और अपनी कसम को जो है इन्होंने पूरा किया था। ये जो बात करें तो आपके यहाँ पर ये राणा लाखा जो थे इन्होंने ऐसा मानते हैं कि जब इस गढ़ी को नष्ट कर रहे थे ना, तो उस समय जो कुंभाहाड़ा जो थे वो कुंभाहाड़ा जो थे
इस कुंभाहाड़ा की बात करें तो ये इसके आगे आगे कि भाई मैं तो इसको नष्ट नहीं करने दूं, क्योंकि ये तो मेरी अब प्रतीक बन गया। एक तो हमने अधीनता स्वीकार कर ली और फिर भी आप इसको नष्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इस कुंभाहाड़ा जो है ये सामने आ जाते हैं। इन्होंने इस मिट्टी की गड़ी को भी नहीं तोड़ने दिया था। तो उस समय क्या किया कि इस लाखा जो है, इस लाखा ने इसकी हत्या कर दी थी। लाखा ने इसकी हत्या कर दी थी और हत्या करके और फिर इसको नष्ट किया था और फिर अपनी कसम को पूरा किया था। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है, इसलिए मैं इसको चर्चा कर रहा हूँ कि राणा लाखा ने जब तारागढ़ जो है बूंदी का, उसके जो मिट्टी की गड़ी बनवा करके उसको नष्ट कर रहे थे, तो उस समय किस शासक ने या किसने जो है अपने किस राजपूत योद्धा ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे उस मिट्टी की गड़ी को टूटने से बचाने के लिए? तो वह थे कुंभाहाड़ा नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने उस बूंदी का जो तारागढ़ जो बनाया था उसका मॉडल उसको टूटने से बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो ऐसा यहाँ पर यह काम हुआ था। तो देखिएगा बूंदी अब मेवाड़ के अंडर में आ जाती है 1382 ईस्वी में। सीधे शब्दों में हम ये बात करते हैं। तो कहने का मतलब कुंभा कुछ नहीं कर रहा था अपने आप, राणा लाखा जो है ये कुछ नहीं कर रहा था। ये अपना आप ही जो है इनके जो है ये अपने जो कह सकते हैं कि किस्मत का बड़ा धनी था। ये किस्मत का बड़ा धनी था, तो अपना आप ही स्वतः ही इनको सब कुछ मिल रहा था, बिना कुछ किए ही इनको सब कुछ मिल रहा था। इतना जो है ये किस्मत का धनी था। ये जो बात करें तो आपके राणा लाखा जो हैं ये, वो कैसे कि देखिएगा, एक तो बूंदी ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब आगे देखिएगा कि आगे क्या, कि जब ये यहाँ पर ये जो है राणा लाखा जो है ये यहाँ पर होते हैं, तो उसी समय क्या होता है कि आपके मेवाड़ जो है, आपके मेवाड़ में जो है, मेवाड़ में कहने का मतलब वो आपके जो उदयपुर है उसके पास है ना, उदयपुर जो है मेवाड़ में, उदयपुर के पास जावर की खान निकल आई थी। जावर जो है, जावर में जो है ये चांदी की खान निकल आई थी। चांदी जो है, चांदी की खान निकल आई थी इनके समय। तो चांदी की खान निकल आई थी जावर में, उदयपुर में, ये जो है राणा लाखा के ही शासनकाल में। इस प्रश्न को हजारों बार एग्जाम में पूछ लिया गया, कई बार राजस्थान पुलिस में और विभिन्न एग्जाम में ये जो है पूछ लिया गया है कि मेवाड़ में चांदी की खान किस शासक के शासनकाल में निकली थी। राइट, मेवाड़ जो है, मेवाड़ में चांदी की खान किस शासक के शासनकाल में निकली थी? तो वह जो शासक के रूप में जो जाने जाते हैं वो हैं राणा लाखा। तो यहाँ अब ये चांदी की खान निकलने से क्या होता है कि मेवाड़ आर्थिक रूप से संपन्न हो जाती है। तो अब यहाँ पर मेवाड़ क्या हो गई थी? आर्थिक रूप से संपन्न हो गई थी। तो आर्थिक रूप से जो है ये आर्थिक रूप से संपन्न हो गई थी, आर्थिक रूप से संपन्न हो गई थी। ये जो बात करें तो यहाँ पर ये मेवाड़ जो है ये, तो आर्थिक रूप से संपन्न हो जाती है मेवाड़ जो है। तो ऐसा यहाँ पर ये जो है कार्य हुआ था आपके यहाँ पर। तो ये मेवाड़ जो है आपके मेवाड़ उदयपुर जो है, यहाँ पर जावर की खान निकलती है और जावर में जो चांदी की खान निकलती है तो इससे मेवाड़ आर्थिक रूप से संपन्न हो जाता है। अब यहाँ से क्या होता है आगे आगे क्या होता है कि यहाँ से बात आगे बढ़ती है और यहाँ से बात आगे बढ़ कर के और राणा लाखा के ही शासनकाल में क्या होता है कि एक बंजारा होता है और उस बंजारा की बात करें तो उसको पीछू बंजारा, कई जगह बीछू बंजारा, एक ही बात है, पीछू या बीछू ये नाम था। इस बंजारे ने ऐसा मानते हैं कि आपके पिछौला झील जो है, इन्होंने पिछौला जो झील है, इस पिछौला झील का निर्माण करवाया था। पिछौला झील का निर्माण जो है इन्होंने करवाया था। पिछौला झील का निर्माण करवाया था इन्होंने। तो पिछौला झील का निर्माण करवाया था, ये जो बात करें तो आपके इन्होंने। तो पिछौला झील का निर्माण जो करवाया था वह इन्होंने करवाया था बंजारा ने। लेकिन हुआ किसके शासनकाल में? राणा लाखा के शासनकाल में हुआ था। और इस कारण मेवाड़ जो है, मेवाड़ में पानी की जो है आपूर्ति होने लगी थी। इस झील के कारण मेवाड़ में पानी की आपूर्ति होने लगी, सिंचाई व्यवस्था बढ़ने लगी, सुदृढ़ होने लगी और इस कारण जो है पैदावार जो है वो अच्छी होने लगी थी। तो कहने का मतलब ये भी इन्होंने नहीं करवाया था राणा लाखा ने। यहाँ पर ये जो कार्य किया था वह एक बंजारे ने किया था और उन्हीं के नाम से इसको पिछौला झील के नाम से जो है पुकारते हैं। जो एट प्रेजेंट टाइम में ये जो पिछौला झील जो है, इस पिछौला झील की बात करें तो आपके उदयपुर में है। ये जो पिछौला झील जो है
उदयपुर जो है वहां पर है ये पिछौला झील, तो इसका निर्माण एक पीछू बंजारा या बीचू बंजारे ने करवाया था। तो ये काम भी इनके शासनकाल में स्वतः ही हुआ था, राणा लाखा के शासनकाल में। तो राणा लाखा कुछ नहीं कर रहे थे, अपने आप ही स्वतः ही सारा सब कुछ कार्य हो रहा था। अब यहाँ से बात आगे बढ़ती है और यहाँ से बात आगे बढ़ कर के और अब क्या होता है कि इधर तो ये जो है राणा लाखा जो है ये शासन कर रहे थे, राणा लाखा जो है ये शासन कर रहे थे। इधर बात करें तो मैं यहाँ पर आपको जो है मारवाड़ के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ के यहाँ पर जो शासक के रूप में जो थे, मारवाड़ के यहाँ पर जो शासक के रूप में यहाँ पर जो थे मारवाड़ के शासक, उनका नाम मिलता है रावचूड़ा। रावचूड़ा जो है ये मारवाड़ के शासक के रूप में जो है ये मिलते हैं। क्लियर। रावचूड़ा के बड़े जो पुत्र थे, इनके ज्येष्ठ पुत्र जो थे, इनके ज्येष्ठ पुत्र जो थे, और उस ज्येष्ठ पुत्र की बात करें तो उसका जो नाम मिलता है राव रणमल। क्या नाम मिलता है? राव रणमल मिलता है। इनके एक छोटे पुत्र भी थे, इनके दूसरे, जो कि इनकी मोहिलानी रानी के पुत्र थे, और उनका नाम मिलता है राव कान्हा। उसका नाम मिलता है राव कान्हा। राव कान्हा जो है ये मोहिलानी रानी के जो है ये पुत्र जो है ये इनका नाम मिलता है। ऐसा माना जाता है कि राव रणमल और राव कान्हा जो है ये बड़े थे, तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि उत्तराधिकारी जो था बनने का अधिकार वो ज्येष्ठ पुत्र को था। तो उत्तराधिकारी तो इसको बनना था, लेकिन इसने क्या किया कि इसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इसको जो है उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। राइट। तो इसको उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। तो अब ये क्या होता है कि आपका ये जो आपका राव रणमल जो है ये अपनी बहन, इनकी बहन जो थी हंसा, ये अपनी बहन जो है, इनकी बहन की बात करें तो इस बहन का नाम मिलता है हंसा। हंसा बाई जो है इसको अपने साथ में लेकर के, और ये दोनों बहन भाई जो है ये कहाँ आ जाते हैं, यहाँ लाखा की शरण में आ जाते हैं। लाखा की शरण में आ जाते हैं दोनों बहन भाई नाराज होकर के। मतलब समझ में आया? मैंने आपसे कहा कि मारवाड़ जो है वहाँ के शासक थे इस समय रावचूड़ा। रावचूड़ा का बड़ा जो पुत्र था उसका नाम मिलता है राव रणमल। राव रणमल जो है ये आपके यहाँ बड़ा पुत्र था, और ये इनका जो है छोटा पुत्र था राव कान्हा। इसकी अलग माँ थी, इसकी अलग माँ थी। ये जो है रावचूड़ा जो है इसको राव कान्हा को अपना सक्सेसर अपॉइंट कर देते हैं, मीन्स उत्तराधिकारी जो है इसको नियुक्त कर दिया जाता है। जब इसको उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था तो अब यहाँ पर ये नाराज होकर के अपनी बहन हंसाबाई को लेकर के और राणा लाखा की शरण में आ जाता है। ये जो बात करें तो आपका ये जो राणा जो है राव रणमल जो है ये, और यहाँ रहने लगता है। इसी समय क्या होता है मित्रों, देखिएगा, इसी समय इस लाखा की बात करें तो इस लाखा का एक पुत्र था, और लाखा के पुत्र की बात करें तो उनका नाम मिलता है राणा चूड़ा। उसका नाम मिलता है राणा चूड़ा, या इनको कुंवर चूड़ा भी कहा गया है, क्योंकि ये कुंवर थे, राजकुमार थे, तो इनको कुंवर चूड़ा के नाम से भी जो है इनको पुकारा गया है। तो राणा चूड़ा या कुंवर चूड़ा के नाम से जो है इनको आप यहाँ पर जो है ये नाम से इनको जानते हैं। तो राणा चूड़ा या कुंवर चूड़ा के नाम से इनको जो है पुकारा जाता है। ये राणा चूड़ा या कुंवर चूड़ा ऐसा मानते हैं कि हंसा के साथ में जो है ये प्रेम करने लगे थे। ये क्या करने लगे थे? प्रेम करने लगे थे, और ये हंसा के साथ में विवाह करना चाहते थे। तो ऐसा मानते हैं कि पहले तो राव रणमल इस बात को लेकर के नाराज हो गए, लेकिन बाद में ये जो है एग्री हो गए थे। एग्री इस बात को हो गए थे कि इन्होंने सोचा कि ठीक है, मेवाड़ के साथ में अगर वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं तो मैं यहाँ से सेना लेकर के और इसको पराजित कर दूंगा। किसको? कान्हा को। ऐसे इन्होंने योजना बना करके, और ये एग्री हो गया था। कौन? ये जो है राव रणमल अपनी बहन हंसा का विवाह किसके साथ करने के लिए? राणा चूड़ा के साथ में करने के लिए एग्री हो जाता है। तो एग्री हो गया था। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अब ये जो राजा महाराजाओं का काम था, तो गुपचुप तो होता नहीं है कि गुपचुप कर लिया, ये छोटा मोटा जो भी है, भरे दरबार में सबके सामने रिश्ते वगैरह की बात होती थी। तो ऐसा मानते कि एक दिन दरबार लगा हुआ था, राणा लाखा जो है दरबार में जो है विराजमान थे। उस समय ये रणमल वहीं तो रहता था, लेकिन फिर भी जो है वो रिश्ते की रस्म लेकर के वहाँ आता है। वो 5 कपड़े नारियल जो है वो इसके लिए लेकर के आया था, अपनी बहन का रिश्ता किसके लिए? ये जो है राणा चूड़ा जो है इसके लिए। लेकिन यहाँ दरबार में उनका कोई ने हंसी मजाक ठिठोली कर ली थी। वह कैसे? किसी ने कि भाई राणा लाखा के लिए तो, लाखा साहब के लिए तो बुढ़ापे में भी रिश्ते आ रहे हैं,
ऐसी जो है हंसी मजाक कर लिया था। तो अब जो है इस बात को लेकर के ये भी जो है अड़ गया था। इन्होंने कहा कि रिश्ता तो मैं वैसे तो इसके लिए लेकर के आया था, लेकिन अगर अब आप कहें तो मैं अपनी बहन का विवाह राणा लाखा के साथ भी कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है मेरी कि मेरी जो बहन के जो पुत्र होगा वही आगे मेवाड़ का नेक्स्ट अगला शासक बनेगा। तो बात ही बातों में क्या होता है मित्रों, इस हंसाबाई जो है, इस हंसाबाई का विवाह किसके साथ में हो जाता है? राणा लाखा के साथ में इसका जो है विवाह हो जाता है। कुछ इतिहासकार तो ऐसा कहते हैं कि उस समय राणा लाखा जो थे वो लगभग 80 वर्ष के थे और हंसा जो थी उस समय वो लगभग 16 वर्ष की थी। तो 16 पंजे 80, कहने का मतलब 5 गुना बड़ा था उम्र में अगर बात करें तो लाखा। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है इस हंसाबाई का विवाह इस लाखा के साथ में हो जाता है। इसको बेचारे को बड़ा दुख हुआ था, होना ही था कि प्रेमिका जो है वो पिता के साथ में उसका विवाह हो गया था प्रेमिका का। तो इसको जो है बड़ा बुरा लगा, तो इसने जो है भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी, इसने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब जो है मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा। तो इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी, आजीवन विवाह नहीं करने की इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी। ये जो बात करें तो आपके ये जो है राणा चूड़ा या कुंवर चूड़ा, और इसी कारण इनको जो कहा जाता है वह कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। मेवाड़ का इनको भीष्म पितामह कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह इनको जो है कहा जाता है। तो मेवाड़ के भीष्म पितामह के नाम से इनको जो है जाना जाता है। ये जो बात करें तो आपके राणा चूड़ा या कुंवर चूड़ा को, ये हजारों बार प्रश्न आया है मित्रों, मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का भीष्म पितामह जो कहा जाता है वो राणा चूड़ा या कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। क्यों? वो मैं आपको बता चुका हूं कि इनकी प्रेमिका थी हंसाबाई, इसका विवाह जो है इनके पिता के साथ में हो गया था। तो इसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। तो अब यहाँ पर ये जो है इन्होंने तो इधर आजीवन विवाह नहीं करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। इधर किस्मत से क्या होता है कि आगे चल करके हंसा और ये जो है लाखा के एक पुत्र होता है, और वह जो पुत्र हुआ था वो हुआ था मोकल। तो मोकल जो है ये होता है किस्मत से जो है इनके जो है यहाँ पर ये मोकल का जन्म होता है। और मोकल का जन्म जब होता है यहाँ पर, तो मोकल ऐसा मानते हैं कि उस समय लगभग 11-12 वर्ष के थे, और 11-12 वर्ष की अवस्था में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब लाखा की मृत्यु हो गई थी, और लाखा की जब मृत्यु हो गई थी तो अब जो है शासक जो है कौन बन जाते हैं? मोकल जो है शासक बन जाते हैं, क्योंकि इसने इसी प्रकार ये रणमल ने संधि कर मतलब समझौता किया था, इसी शर्त का इनका विवाह किया था कि मेरी बहन के होने वाला पुत्र ही आगे शासक बनेगा। तो अब ये जो है ये तो शासक बने नहीं थे राणा चूड़ा, और शासक कौन बन गए थे? राणा मोकल करके जो है ये शासक बन जाते हैं। तो ऐसा करके यहाँ पर ये जो है शासन जो है इन्होंने संभाला था, ये जो बात करें तो आपके मोकल ने। तो अब मित्रों आगे हम जो चर्चा करेंगे वह जो चर्चा होगी नेक्स्ट अगले शासक की, और नेक्स्ट अगला शासक जो रहेगा वह जो रहेगा नेक्स्ट अगला शासक, उसकी बात करें तो वो है राणा मोकल। तो मित्रों अब हम चर्चा करते हैं राणा मोकल के बारे में। तो देखिएगा ये जो है आपके राणा मोकल जो हैं, अब यहां पर शासक जो बनते हैं राणा मोकल। राणा मोकल जो है ये शासक बनते हैं यहाँ पर। राणा मोकल की बात करें तो राणा मोकल का जो शासनकाल जो रहा था, राणा मोकल जो है इनका शासनकाल जो रहा था वह इनका शासनकाल जो रहता है वो रहता है आपके यहाँ, इनका जो शासनकाल 1421 से इनका शासनकाल स्टार्ट होता है, और इनका शासनकाल जो चलता है वह चलता है 1433 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल चलता है। 1421 से लेकर के 1433 ईस्वी तक जो है इनका शासनकाल चलता है। इससे पहले जो शासनकाल जो रहा था वह जो रहा था राणा लाखा का शासनकाल रहता है। राणा लाखा का शासनकाल जो रहा था वह 1382 से लेकर के और 1421 ईस्वी तक राणा लाखा का जो है शासनकाल रहता है। मोकल की बात करें तो देखिएगा मित्रों सबसे पहली बात तो आप जो हैं ये मोकल जो हैं इनकी बात करें तो ये राणा लाखा और हंसाबाई जो है इनका जो है ये अचीवमेंट था। ये इनके जो है ये क्या थे? पुत्र थे। ये जो बात करें तो मोकल जो है ये।
तो ये राणा लाखा वे हंसाबाई के जो है पुत्र थे। मोकल की बात करते हैं तो ये इनकी बात करें तो ऐसा मानते हैं मित्रों कि ये जो है आपके ये 11-12 वर्ष की अवस्था में ही जो है शासक बन जाते हैं। 11-12 वर्ष के थे उस समय, तो उस समय जो है ये शासक बन गए थे। तो 11-12 वर्ष की अवस्था में जो है ये शासक के रूप में जो है ये बन जाते हैं। तो 11-12 वर्ष की अवस्था में जो है ये शासक बनते हैं। तो 11-12 वर्ष की अवस्था में ये जो है शासक जो है बनते हैं। इस समय शासन जो संभाल रही थी वह संभाल रही थी हंसाबाई। इस समय शासन जो संभाल रही थी हंसाबाई संभाल रही थी। और इसकी मदद जो कर रहे थे शासन चलाने में, वह मदद जो कर रहे थे वो कर रहे थे आपके यहाँ पर इसको शासन चलाने में जो मदद जो चल रही थी वह जो चल रही थी आपके यहाँ पर इनके जो है राणा चूड़ा जो है ये मदद कर रहे थे इनकी शासन चलाने में जो है ये मदद कर रहे थे आपके यहाँ पर ये मोकल की, वह जो कर रहे थे आपके राणा चूड़ा जो है ये मदद कर रहे थे। ठीक है, तो अब देखिएगा मित्रों यहाँ पर अब क्या होता है कि यहाँ से बात आगे बढ़ती है और यहाँ से बात आगे बढ़ कर के और यहाँ से बात आगे बढ़ कर के कहाँ जाती है कि अब यहाँ पर ये क्या होता है कि यहाँ अब क्या होता है कि इस हंसाबाई का जो भाई था, हंसाबाई का भाई आपको पता ही है और उसका नाम था यहाँ पर राव रणमल जो था, इसने क्या किया कि ये राव रणमल ने यहाँ पर अपनी योजना के अनुसार 1426 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, 1426 ईस्वी में इन्होंने मारवाड़ का शासन प्राप्त कर लिया था। इन्होंने मारवाड़ का जो है ये शासन जो है इन्होंने प्राप्त कर लिया था अपनी योजना के अनुसार, मेवाड़ की सेना लेकर के। तो मेवाड़ की सेना लेकर के और इसने जो है आपके राव रणमल ने जो है मारवाड़ का शासन प्राप्त कर लिया था इस समय। लेकिन ये पूरा का पूरा यहीं पर ही पड़ा रहता था। ये जो बात करें तो आपके राव रणमल जो है यहीं पर ही, कहाँ, मेवाड़ में ही। तो मेवाड़ में ही इसका आधा जो है यूँ कह लीजिएगा, पूरा यूँ कह लीजिएगा समय यहीं व्यतीत होता था। इसने क्या सोचा कि कैसे भी करके जो है मेवाड़ का शासन अपने हाथों में कैसे लिया जाए, क्योंकि उस समय शासन चलाने मदद कौन कर रहे थे, ये कर रहे थे शासन चलाने मदद राणा चूड़ा। तो इसने क्या किया कि रणमल ने इन दोनों को आपस में भड़काने का प्रयास किया था, हंसाबाई और राणा चूड़ा जो थे। हो सकता है इनके पुराने अरमान भी जागृत हो गए होंगे, क्योंकि ये जो है इनकी पहले भूतपूर्व प्रेमिका रही थी। तो ये जो है हो सकता है इस प्रकार के अरमान हो सकता है जागृत हुए होंगे। तो ये दोनों में जो है दूरियां बढ़ाना चाह रहा था कि ये जो है यहाँ से चला जाए तो जायज़ सी बात है कि शासन किसके हाथ में आ जाएगा, राव रणमल के हाथ में आ जाएगा। तो ये क्या करता, अपनी बहन को भड़काता है कि देख ये तेरे जो है पुत्र को मारने की प्लानिंग कर रहा, कौन, राणा चूड़ा, क्योंकि इसको लालच है शासन करने का, तो ये कभी भी तेरे पुत्र को मार सकता है। तो ये जो है तेरे पुत्र को कभी भी जो है ये मार सकता है, तो इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि इससे दूरी बनाए रख अपने पुत्र की। तो ऐसा तो इसने कहा, तो इसने हंसाबाई ने इसके ऊपर आरोप लगाना प्रारंभ कर दिया कि तुम ऐसा करना चाहते हो कि मेरे पुत्र को मारना चाहते हो क्या। तो इन्होंने देखा कि एक तो इतना सब कुछ सपोर्ट कर रहा हूँ और ऊपर से आरोप और लगा रही है। तो इस समय ये जो है यहाँ से छोड़ करके और ये चला जाता है आपके मांडू। ये तो मांडू चला जाता है आपका कौन, ये जो बात करें तो आपके राणा चूड़ा। और अब शासन जो चलाने मदद जो करता है वह कौन करता है, मेवाड़ का शासन अब दोनों भाई बहन चलाते हैं। तो मेवाड़ का शासन जो है अब दोनों भाई बहन चलाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है मेवाड़ के शासन में जो है मदद करता है। तो ये जो है मेवाड़ के शासन में जो है ये मदद करता है। ये जो बात करें तो आपके यहाँ पर तो मेवाड़ के शासन चलाने में जो है ये मदद करता है यहाँ पर। तो ये दोनों के दोनों जो है अब बहन भाई जो है शासन को चला रहे थे, हंसाबाई इधर और इधर बात करें तो आपके ये जो बात करें तो आपके रायमल। अब यहाँ से बात आगे बढ़ती है और बात आगे बढ़ कर के और बात पहुँचती है मित्रों, आगे की बात करते हैं अब यहाँ से। तो यहाँ से आगे बात बढ़ कर के और पहुँचती है 1423 ईस्वी में। 1423 ईस्वी में क्या होता है कि एक रामपुरा का युद्ध होता है। रामपुरा जो है रामपुरा का युद्ध कहलाता है। रामपुरा का युद्ध हुआ था और ये जो हुआ था 1423 ईस्वी में हुआ था। रामपुरा का युद्ध जो होता है 1423 ईस्वी में जो है रामपुरा का युद्ध होता है।
इस समय क्या होता है कि ये जो है रामपुरा का युद्ध पहली बात जो हुआ था ये नागौर पर अधिकार को लेकर के हुआ था। रामपुरा का युद्ध नागौर पर अधिकार को लेकर के जो है ये युद्ध होता है। नागौर पर अधिकार को लेकर के ये युद्ध होता है। इस समय नागौर के जो शासक थे, नागौर के जो शासक थे उनका नाम मिलता है फिरोज खां। फिरोज खां जो है नागौर के शासक थे। इधर बात करें तो ये जो युद्ध हुआ था इधर आपके मोकल और फिरोज खां के मध्य जो है ये युद्ध होता है। मोकल का जो साथ दिया था वह जो मोकल का साथ देने का जो यहाँ पर जो जाता है वह आपके रणमल ने जो है इनका साथ दिया था। रणमल जो है इन्होंने इनका साथ दिया था। ये जो बात करें तो आपके ये जो है फिरोज खां के विरुद्ध युद्ध लड़ने में मोकल का। तो यहाँ पर अब ये दोनों के दोनों इधर ये युद्ध जो है इसके साथ में लड़ते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो है क्या होती है, विजय होती है। और इनकी जब विजय होती है तो इस विजय के साथ ही यहाँ पर क्या है कि इन्होंने क्या कर लिया था, इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। इन्होंने इनकी अधीनता जो है स्वीकार कर ली थी। अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली थी। तो इन्होंने इनकी अधीनता जो है स्वीकार कर ली थी। ये जो बात करें तो आपके यहाँ पर ये फिरोज खां जो थे इन्होंने, तो ऐसा यहाँ पर ये होता है। तो कहने का मतलब अब नागौर किसके अंडर में आ चुकी थी, मेवाड़ के अंडर में आ चुकी थी नागौर। तो नागौर जो है ये मेवाड़ के अंडर में आ चुकी थी इस समय यहाँ रामपुरा का जो युद्ध हुआ था इसके दौरान। यहाँ से आगे समय गुजरता है और यहाँ से आगे समय की बात करें तो मित्रों ऐसा माना जाता है कि यहाँ से आगे का जब समय गुजरता है तो मोकल की बात करें तो मोकल जो है इन्होंने क्या किया कि आपका जो एकलिंग जी का जो मंदिर है, एकलिंग जी जो मंदिर है, इस एकलिंग जी मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाया था इन्होंने। एकलिंग जी जो मंदिर जो है इस मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाया था। परकोटे का निर्माण करवाया था। परकोटे का निर्माण करवाया था इन्होंने। ये जो बात करें तो आपके मोकल ने। तो ये प्रश्न आया हुआ है कि एकलिंग जी के परकोटे का निर्माण किसने करवाया। मंदिर का निर्माण तो कालभोज ने करवा दिया था, लेकिन उसके चारों तरफ बाउंड्री वाल जो करवाई थी वो मोकल ने करवाई थी। इसके अलावा इनकी बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जो मोकल जो हैं इन्होंने क्या किया कि आपके चित्तौड़ जो दुर्ग है, ये जो है आपका चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मंदिर है जिसको आप समिधेश्वर महादेव जी के नाम से पुकारते हैं। समिधेश्वर महादेव, समिधेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। समिधेश्वर महादेव के नाम से जो है इसको जाना जाता है। तो इस समिधेश्वर महादेव की बात करें तो इसका प्रारंभ में निर्माण जो करवाया था, प्रारंभ में इसका निर्माण जो करवाया था, प्रारंभ में निर्माण जो करवाने का जो श्रेय जाता है वह जाता है भोज परमार को। किसको जाता है, भोज परमार को जाता है। भोज परमार जो है इसको जाता है, प्रारंभ में इसका निर्माण करवाने का जो श्रेय जाता है। तो भोज परमार को जो है ये प्रारंभ में इसको निर्माण करवाने का श्रेय जाता है। तो इसने क्या किया कि समिधेश्वर महादेव जी का मंदिर जो है इसका पुनः निर्माण करवाया था। कहने का मतलब जीर्णोद्धार, पुनः निर्माण करवाया था। और वह पुनः निर्माण जो करवाया था वो किसने, मोकल ने करवाया था। और इसी कारण इसको जो कहा जाता है वह कहा जाता है मोकल मंदिर। मोकल मंदिर के नाम से लोग इसको पुकारते हैं, या इसको लोग बाग त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से जो है इसको जाना जाता है। त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से इसको जो है जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा मोकल मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर जो है ये इस नाम से इसको जाना जाता है। तो इस मंदिर का इन्होंने पुनः निर्माण भी करवाया था, इस जीर्णोद्धार भी करवाया था ये जो आपका मंदिर है। तो यहाँ से प्रश्न कई बार ऐसे आया हुआ है। प्रश्न कैसे आया हुआ है यहाँ से कि ये जो है आपके समिधेश्वर महादेव जी का मंदिर कहाँ पर है, ऐसे करके प्रश्न पूछा गया है। तो समिधेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है वह जो है आपके यहाँ पर आपके कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। दूसरी बात कि इसका प्रारंभ निर्माण किसने करवाया था, तो भोज परमार ने यहाँ इसका निर्माण करवाया था। इस चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है यहाँ पर इस जो है यहाँ पर मंदिर का। इसी के साथ में यहाँ पर ये इसको जो है किन और नामों से जाना जाता है, तो देखिएगा इसको मोकल मंदिर भी कहते हैं, या इसको त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से भी इसको लोग जो है
पुकारते हैं। तो ऐसा जो है ये आपके मोकल के शासनकाल में कुछ निर्माण कार्य हुए थे। इसके बाद में यहाँ पर मोकल की बात करें तो ऐसा मानते हैं कि जब मोकल यहाँ पर ये शासन कर रहे थे, मोकल यहाँ पर ये शासन कर रहे थे, तो उस समय ऐसा माना जाता है कि आपके जो गागरोण जो है, गागरोण जो है, इस गागरोण की बात करें तो ये गागरोण जो है यहाँ पर जो शासक थे, गागरोण के शासक की बात करें तो उनका नाम मिलता है अचलदास खींची। क्या नाम मिलता है? अचलदास खींची। अचलदास खींची के नाम से जो है ये गागरोण दुर्ग जो है यहाँ के जो है शासक थे। अचलदास खींची की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि अचलदास खींची के ऊपर आपके जो मालवा जो है, ये मालवा जो है, मालवा के शासक थे इस समय, मालवा के शासक थे और उसका नाम मिलता है होसांग शाह। होसांग शाह करके जो है ये मालवा के शासक थे। तो होसांग शाह जो है ये मालवा के शासक थे। तो इस होसांग शाह ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया था। किसके ऊपर? अचलदास खींची के ऊपर आक्रमण कर दिया था। अचलदास खींची यहाँ से निकला और निकल करके और इसने यहाँ मोकल के यहाँ पर क्या ले ली थी? शरण ले ली थी आकर के। ये यहाँ से निकल करके आता है कहाँ से? गागरोण से। गागरोण आपको पता ही है झालावाड़, गागरोण का जो दुर्ग है वह झालावाड़, राइट। तो ये झालावाड़ का जो दुर्ग है गागरोण, वहाँ से अचलदास खींची निकल करके और ये कहाँ ले लेते हैं? शरण, मोकल के यहाँ पर शरण ले लेते हैं। ये संपूर्ण गाथा का जो वर्णन जो मिलता है, इस संपूर्ण गाथा का जो वर्णन जो मिलता है वह मिलता है शिवदास गांडस की पुस्तक है। शिवदास गांडस जो है, इस गांडस की पुस्तक है, इसका ग्रंथ है। और उस ग्रंथ की बात करें तो उसका नाम मिलता है अचलदास खींचीरी बचनिका। अचलदास खींचीरी बचनिका। अचलदास खींचीरी बचनिका जो है, इसमें ये उल्लेख मिलता है। और इसी में ये आगे उल्लेख मिलता है कि इस अचलदास खींची जो है, इस अचलदास खींची के साथ में इस मोकल की पुत्री का विवाह भी हुआ था। मोकल की जो पुत्री थी उस पुत्री का इनके साथ में जो है विवाह भी होता है। कहने का मतलब आगे चल कर के कुंभा अपनी बहन का विवाह कर देता है इसके साथ में। कुंभा जो है, ये कुंभा अपनी बहन जो है, इस बहन का विवाह इसके साथ में करता है अचलदास खींची के साथ में। और इसके लिए एक दुर्ग उपहार में देता है और वह है अचलगढ़। अचलगढ़ जो दुर्ग है, ये अचलगढ़ दुर्ग जो पड़ता है सिरोही में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। इस अचलगढ़ दुर्ग को जो है ये किस में देता है? उपहार में देता है। किसको? अचलदास खींची को। तो ऐसा यहाँ पर ये जो है उल्लेख मिलता है, ये जो है मोकल के शासनकाल का। तो मोकल के शासनकाल में तो शरण लेता है और आगे चल करके कुंभा जो है अपनी बहन का विवाह इस अचलदास खींची के साथ में कर देते हैं। और इनके आगे चल करके पालनसी करके जो है इनका पुत्र होता है, पालनसी करके जो है इनका पुत्र होता है अचलदास खींची जो है इनका, जो आगे चल करके गागरोण को पुनः जो है ये प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा यहाँ पर ये जो है ये इनके शासनकाल में होता है, मोकल के शासनकाल में। यहाँ से बात आगे बढ़ती है मित्रों, और यहाँ से बात आगे बढ़ करके और आगे बढ़ती है तो एक बात पहुँचती है कि युद्ध की तरफ चलते हैं, और वो है जीलवाड़ा का युद्ध। जीलवाड़ा का युद्ध, जीलवाड़ा का युद्ध जो है ये रहा था। तो जीलवाड़ा के युद्ध की बात करें तो ये जो जीलवाड़ा का जो युद्ध हुआ था मित्रों, ये जो युद्ध हुआ था 1433 ईस्वी में जो है ये युद्ध होता है, जीलवाड़ा का जो युद्ध होता है। इसकी बात करें तो देखिएगा जीलवाड़ा जो स्थान है ये आपके पड़ता है भीलवाड़ा में। ये कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है जीलवाड़ा जो स्थान है ये। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो जीलवाड़ा जो स्थान है ये आपके भीलवाड़ा में पड़ता है मित्रों। तो यहाँ पर ये क्या है कि आपके ये जो युद्ध होता है तो एक तरफ तो आपके थे मोकल, एक तरफ तो मोकल और एक तरफ जो है गुजरात के शासक जो है, और उनकी बात करें तो यहाँ पर अहमद शाह, गुजरात के शासक थे। और गुजरात के शासक की बात करें तो उनका नाम मिलता है अहमद शाह। इनके मध्य जो है ये युद्ध होता है। इधर बात करें तो मोकल का जो साथ देते हैं
उनमें बात करें तो यहाँ पर देखिएगा राव रणमल ने इनका साथ दिया था, राव रणमल जो है इनका साथ देते हैं। इसके अलावा चाचा और मेरा, चाचा और मेरा ये इनका साथ देते हैं। इसके अलावा महपा पंवार, महपा पंवार, महपा पंवार ये इनका साथ देते हैं। चाचा मेरा तो आपको पता ही है कि ये खातिन रानी के पुत्र थे, जो मैं अभी आपको बताया था, खातिन रानी जो कि आपके क्षेत्र सिंह या खेता सिंह है ना, उनकी रानी थी ये खातिन रानी, राइट। क्षेत्र सिंह या आपके खेता सिंह इनकी रानी थी ये। तो इनके जो है ये पुत्र थे आपके ये चाचा और मेरा। तो इधर ये जो है ये सरदार थे, ये जो है सरदार थे इनके, ये जो बात करें तो आपके किसके, ये आपको पता ही है कि ये आपके मारवाड़ के जो है वो आपके राव रणमल यहीं पर ही उस समय डेरा डाले पड़े हुए थे। तो अब यहाँ पर ये युद्ध होता है मित्रों, अब यहाँ पर ये जो है युद्ध होता है। तो देखिएगा इतिहासकार ये कहते हैं कि इस युद्ध में, यहाँ पर इस युद्ध की बात करें तो इस युद्ध में मोखल की विजय होती है होने को। तो मोखल की यहाँ पर क्या हो गई थी, विजय हुई थी इस युद्ध में। तो मोखल की विजय होती है यहाँ पर इस युद्ध में, ये जो बात करें तो आपकी। लेकिन युद्ध के उपरांत क्या होता है कि यहाँ पर ये चाचा मेरा से इनकी कुछ कहासुनी हो जाती है। ये चाचा मेरा जो थे ना, इनके साथ में इनकी मोखल की कुछ कहासुनी हो जाती है, दोनों में विवाद हो जाता है। और विवाद होने पर ये क्या करते हैं कि यहाँ पर विवाद होने पर मोखल की दोनों के दोनों मिलकर के हत्या कर देते हैं। तो मोखल की हत्या कर दी जाती है इस जीलवाड़ा युद्ध के उपरांत ही। तो मोखल की हत्या में इस महपा पंवार का भी साथ था। तो चाचा मेरा और महपा पंवार इन्होंने मिलकर के और मोखल की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो मोखल की हत्या कर दी जाती है जीलवाड़ा युद्ध के उपरांत। यहाँ ऐसा बताते हैं कि राव रणमल का भी इसमें इंटरनली हाथ था, लेकिन वो कहीं ऐसा प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि वो भी ये चाहता था कि मोखल मारा जाएगा तो मेवाड़ पर पूरा मेरा अधिकार हो जाएगा, यूँ कि ऐसा ये जो है प्लानिंग थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोखल की मृत्यु के बाद में यहाँ के मेवाड़ के जो सरदार सामंत थे, उन्होंने यहाँ का इनका उत्तराधिकारी जो बना दिया था, वह बना दिया था कुंभा को। उस समय कुंभा इनके पुत्र थे, जो कि 11 वर्ष की अवस्था में यहाँ पर जो है कुंभा शासक बन जाते हैं। ये जो बात करें तो आपके रणमल जो है इनकी उपस्थिति में ही मोखल के बाद में मेवाड़ के जो शासक जो बनते हैं वो बन जाते हैं कुंभा। और इधर इनकी जो है मृत्यु हो जाती है मोखल की। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है कि मोखल की जो हत्या की थी, मोखल की जो हत्या की थी वो किसने की थी? तो चाचा व मेरा और महपा पंवार इन्होंने मिलकर के जो है मोखल की हत्या कर दी थी। तो चाचा मेरा व महपा पंवार ने मिलकर के और मोखल की जो है हत्या की थी। तो अब यहाँ पर मित्रों ये मोखल की हत्या के बाद में अब नेक्स्ट अगले जो शासक के रूप में जो सामने आते हैं वो आते हैं राणा कुंभा, जो कि बहुत ही प्रतापी शासक के रूप में साबित हुए थे। तो उनकी भी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी। और अब जो है आगे चर्चा का जो विषय है वो है आपके कुंभा। तो देखिएगा मित्रों, कुंभा की बात करते हैं हम। राणा कुंभा जो है ये शासक बनते हैं। राणा कुंभा जो है ये शासक बनते हैं। राणा कुंभा की बात करें तो राणा कुंभा जो हैं इनकी बात करें तो इनका शासनकाल जो रहा था वो 1433 से स्टार्ट होता है और 1468 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। 68 तक जो है इनका शासनकाल रहता है राणा कुंभा का। सबसे पहली बात तो आप कह सकते हैं कि ये जो हैं आपके यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो हैं ये मोकल और इनकी माँ का नाम था सौभाग्य देवी। सौभाग्य देवी, मोकल और सौभाग्य देवी के ये कौन थे? पुत्र थे। ये मोकल और सौभाग्य देवी के जो है पुत्र थे। ये जो बात करें तो राणा कुंभा जो थे ये। इनके जन्म की बात करें तो मित्रों इनका जन्म जो हुआ था आपके कुंभा का, वह हुआ था आपके 1423 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म जो हुआ था वह आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में होता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है यहाँ पर इनका जन्म होता है। ये जो है आपके कुंभा जो है इनका।
दोस्तों कुंभा जो थे इन्होंने आपके कई जो है ये उपाधियां धारण की थी, और कई जो उपाधियां जो धारण की थी उन उपाधियों में बात करें तो इन्होंने कई जो है उपाधि यहाँ पर इन्होंने धारण की थी, ये कुंभा जो हैं इन्होंने। और उन उपाधियों की बात करें तो इन्होंने देखिएगा जो उपाधियां जो धारण की थी उनमें इनको जो कहा जाता है जैसे महाराजा अधिराज, महाराजाधिराज। महाराजा अधिराज मीन्स राजाओं में श्रेष्ठ राजा के रूप में इनको जो है दान गुरु, इनको दान गुरु के नाम से, अच्छे दानी होने के कारण ये अच्छे दानी थे, और इस अच्छे दानी होने के कारण जो है इनको कहा जाता है। इनको जो कहा जाता है इनको आपके जो है राजगुरु, राजगुरु के नाम से इनको जाना जाता है। अच्छे शासक होने के कारण, अच्छे शासक होने के कारण इनको जो है इनको कहा जाता है। ठीक है, इनको जो कहा जाता है परम गुरु, परम गुरु इनको कहा जाता है। सभी क्षेत्रों के जो है यूँ कह सकते हैं ज्ञाता थे ये, सभी क्षेत्रों में जानकारी। तो ऐसी जो है यहाँ पर ये जो है इनको कहा जाता है। इसके अलावा इनको जो कहा जाता है इनको चाप गुरु, चाप गुरु के नाम से इनको जो है जाना जाता है। चाप गुरु मीन्स धनुष विद्या के अच्छे ज्ञाता होने के कारण, धनुष विद्या के ज्ञाता होने के कारण इनको जो है कहा जाता है। इसके अलावा इनको जो कहा जाता है, इसके अलावा इनको जो कहा जाता है वह कहा जाता है हाल गुरु। हाल गुरु के नाम से इनको जो है पुकारा जाता है। और हाल गुरु की बात करें तो हाल गुरु जो कहा जाता है इनको, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गिरि दुर्गों के स्वामी रहे हैं। गिरि दुर्गों के स्वामी होने के कारण, गिरि दुर्गों के स्वामी होने के कारण ऐसा कहते हैं कि इन्होंने आपके मेवाड़ में, इन्होंने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से, 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था इन्होंने, और इसी कारण इनको राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। राजस्थान में स्थापत्य कला, स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। स्थापत्य कला का जो है जनक कहा जाता है। स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है इनको यहाँ पर। तो ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक किसे कहते हैं। तो राजस्थान में जो स्थापत्य कला के जो जनक कहा जाता है वह जो कहा जाता है आपके यहाँ कुंभा को। इसके अलावा इनको कई और उपाधियों से भी विभूषित किया गया है। इनको कई और उपाधियाँ दी गई हैं, और उनमें जैसे बात करें तो इनको जो कहा जाता है राणो रासो, राणो रासो के नाम से इनको जाना जाता है। राणो रासो इनको इसलिए कहा जाता है कि ये विद्वानों के आश्रयदाता थे, विद्वानों के आश्रयदाता, विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण इनको राणो रासो कहा जाता है। इनको अभिनव भट्टाचार्य, इनको अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य के नाम से इनको जो है पुकारा जाता है। अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य के नाम से इनको जाना जाता है। अभिनव भट्टाचार्य का मतलब है संगीत के ज्ञाता होने के कारण,
संगीत के ज्ञाता होने के कारण, संगीत के ज्ञाता होने के कारण इनको अभिनव भट्टाचार्य जो है कहा जाता है। इनकी बात करें तो इनको जो कहा जाता है वह जो कहा जाता है इनको हिंदू सुल्तान के नाम से भी लोग जो है पुकारते हैं। हिंदू सुल्तान के नाम से भी इनको जो है पुकारा जाता है। ये इनके समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा प्रदान की गई थी। समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा प्रदान की गई थी। शासकों द्वारा प्रदान उपाधि थी। तो समकालीन मुस्लिम शासकों के द्वारा ये जो है इनको उपाधि जो है प्रदान की गई थी। ये जो बात करें तो आपके यहाँ पर तो ऐसे जो है इनको ये जो है इस प्रकार इन उपाधियों से विभूषित किया गया था। ये जो बात करें तो आपके कुंभा जो थे, तो कुंभा मेवाड़ के एक ऐसे शासक थे जिन्होंने सबसे अधिक उपाधियाँ धारण की थी, जिन्होंने सबसे अधिक जो है उपाधियाँ धारण की थी। इनकी बात करें तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये जो कुंभा जो थे, कुंभा की बात करें तो ऐसा मानते हैं कि जो कुंभा जो थे ये संगीत के बहुत ही अच्छे प्रकार जो है विद्वान थे। तो इनके संगीत गुरु जो कहलाते हैं, इनके संगीत गुरु, कुंभा जो है ना, कुंभा के संगीत गुरु की बात कर रहे हैं हम। तो कुंभा के संगीत गुरु की बात करें तो इनके संगीत गुरु जो थे उनका नाम मिलता है सारंग व्यास। सारंग व्यास जो है इनके संगीत गुरु थे कुंभा के। सारंग व्यास जो है कुंभा के संगीत गुरु थे। इनकी बात करें तो कुंभा जो है कुंभा का एक वाद्यंत्र में बजाने में भी शौक था। तो कुंभा का जो वाद्यंत्र जो रहा है, कुंभा का जो वाद्यंत्र जो रहा है वह जो रही है वीणा। वीणा इनकी जो है ये वाद्यंत्र रहा है कुंभा का। कुंभा की बात करें तो मित्रों देखिएगा, कुंभा जो है इन्होंने कई ग्रंथ लिखे थे और वह भी किस पर, संगीत पर आधारित इनके ग्रंथ थे। उनमें जैसे बात करें तो आपके रसिक प्रिया जो है इन्होंने ये जो ग्रंथ लिखा था ये गीत गोविंद की टीका है। ये किसकी है? गीत गोविंद जो है, इस गीत गोविंद की टीका है। ये गीत गोविंद आपको पता होगा, गीत गोविंद जो ग्रंथ है ये जयदेव का है ग्रंथ। उसका ये शॉर्ट रूप है, टीका होता है शॉर्ट रूप समरी, और उसको जो है रसिक प्रिया। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने जो है संगीत मीमांसा, पहले संगीत राज की बात करें तो संगीत राज जो है इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। इसके अलावा संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, इसके अलावा कामराज रतिसार, इसके अलावा इनके सूढ़ प्रबंध ऐसे जो है इनके ग्रंथ थे। इसके अलावा इन्होंने, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने, कुंभा ने, एक लिंग महात्म एक ग्रंथ है, देखिएगा, एक लिंग महात्म ये जो ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ की बात करें तो इस एक लिंग महात्म जो ग्रंथ है ना, इसका पहला भाग, इसका प्रथम भाग इन्होंने लिखा था। और इस प्रथम भाग की बात करें तो इसका नाम मिलता है राजवर्णन करके जो है ये इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। राजवर्णन जो है इन्होंने ये प्रथम भाग करके जो है ये ग्रंथ लिखा था। और राजवर्णन जो है ये प्रथम भाग करके जो इन्होंने ग्रंथ लिखा था, ये इसका पहला भाग है। और इस एक लिंग ग्रंथ के जो है राइटर जो रहे हैं, इस ग्रंथ के लेखक जो रहे हैं वो आपको पता ही है। इसके लेखक जो रहे हैं, उस लेखक की बात करें तो उस लेखक का जो नाम जो मिलता है, इसके लेखक कान्हा व्यास के नाम से उनका नाम मिलता है।
कान्हा व्यास जो है इनके ये लेखक रहे हैं, ये जो बात करें तो आपके इस एकलिंग महात्म जो ग्रंथ है इसके। तो कान्हा व्यास ने तो इस एकलिंग महात्म ग्रंथ को लिखा। प्रश्न कैसे आता है, केवल ये कहे कि एकलिंग महात्म ग्रंथ के राइटर कौन है, तो वहां तो आपको कान्हा व्यास ही करना होगा। अगर वो कहे कि एकलिंग महात्म ग्रंथ का प्रथम भाग किसने लिखा था, तो वह प्रथम भाग जो लिखा था वह लिखा है आपके यहाँ पर ये जो है आपके कुंभा ने। देखिएगा दोस्तों, कुंभा जो है, इस कुंभा की जो पुत्री थी, उस पुत्री की बात करें तो उसका नाम मिलता है रमाबाई। रमाबाई करके जो है इनकी पुत्री का नाम मिलता है। रमाबाई इनकी पुत्री थी, जिसने इन ग्रंथों का, ये जितने भी ग्रंथ हैं ना संगीत के, इन सभी ग्रंथों का जो है इन्होंने संपादन किया था। मीन्स एडिटर जो थी ना वो रमाबाई थी। इस रमाबाई की बात करें तो इसको जो कहा गया है, इसको बागेश्वरी के नाम से भी जो है लोग पुकारते हैं, इसको बागेश्वरी के नाम से जो है पुकारते हैं। तो ये बागेश्वरी के नाम से जो है ये जाना जाता है। तो ऐसा जो है ये कुंभा का जो है ये दौर था। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं दोस्तों कुंभा के जो है स्थापत्य के क्षेत्र में योगदान। तो कुंभा जो है, इस कुंभा की बात करें तो इसके जो वास्तुकार जो थे, इनके प्रमुख जो वास्तुकार जो थे, उस प्रमुख वास्तुकार की बात करें मित्रों तो इनके प्रमुख जो वास्तुकार के रूप में जो जाने जाते हैं उनका नाम जो मिलता है वह जो मिलता है मंडन। उनका नाम मिलता है मंडन। इस मंडन ने वास्तुकला पर कई ग्रंथ लिखे थे। इन्होंने इस वास्तुकला पर इन्होंने कई ग्रंथ लिखे थे मंडन ने। और उनमें जैसे बात करें तो इनके द्वारा, मंडन के द्वारा लिखे गए ग्रंथ जो रहे हैं उनमें जैसे बात करें तो देखिएगा वास्तु मंडन, वास्तु मंडन, रूप मंडन, रूप मंडन। नेक्स्ट बात करते हैं तो रूप अवतार मंडन, रूप अवतार मंडन, राजवल्लभ, राजवल्लभ, देवमूर्ति प्रकरण, देवमूर्ति प्रकरण, देवमूर्ति प्रकरण। ऐसे जो है इन्होंने मंडन ने ग्रंथ लिखे थे। इस मंडन का एक भाई था, मंडन का एक भाई था और उस भाई की बात करें तो उसका नाम मिलता है नाथा। नाथा भाई था, नाथा। और उस नाथा की बात करें तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था और उसका नाम मिलता है वास्तु मंजरी। वास्तु मंजरी करके जो है इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। तो वास्तु मंजरी करके जो है ये इन्होंने ग्रंथ लिखा था। ये इनके जो है ये नाथा नाम से जो है इनके ये जो है भाई थे इन्होंने। तो ऐसा जो है ये रहा है मित्रों। यहाँ पर ये जो बात करें तो आपके कुंभा जो थे इनका ये जो है वास्तुकला के क्षेत्र के वास्तुकार जो थे इनके क्षेत्र के द्वारा लिखे गए ये जो ग्रंथ हैं। आगे हम बात करेंगे इसे कुंभा की और भी जानकारियां हैं जिनमें शिलालेखों के हम बारे में बात करेंगे। इनके कई जो है दरबारी कवि रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे और वह जो चर्चा होगी नेक्स्ट अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, शब्बा खैर, खुश रहो, आबाद रहो और पढ़ते रहो। नमस्कार दोस्तों।